वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के बारे में। ठीक है, तो हम डिटेल में एक डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रैटेजी, एक प्रैक्टिकल वाली लेके चलेंगे। ठीक है, आप कैसे क्या अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी अभी काउंसलिंग चल रही है, हमारे थर्ड राउंड का जो हमारी एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है और स्टेट का भी चल रहा है। ठीक है, जिन लोगों को कॉलेज मिल गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन यार। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं मिला बाई किस्मत या बाई किसी कारण की रीजन की वजह से, ठीक है, आप बॉर्डर लाइन पे तो आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक है, काउंसलिंग में, क्योंकि पता नहीं कब किस्मत का ताला खुल जाए। क्योंकि देखो, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी होती है और थर्ड राउंड की, वो एक किस्मत वाला ही राउंड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आपको पता नहीं कहाँ आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और बाकी का जिनके स्कोर कम है, 550 के आसपास स्कोर है, वो आप डेफिनेटली अगर देखो, अगर आप 400 से 500 और 500 से 550 आ गए हो ना, तो आपको थोड़ा ही स्कोर बढ़ाना है। अगर आप एक बार अपना 100% और कंसिस्टेंसी के साथ दे दोगे ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, 2024 में होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। ठीक है, काफी बच्चों के माइंड में एक डाउट रहता है, मान लो अभी कोई जो फ्रेशर होंगे या फर्स्ट ड्रॉपर होंगे, तो उनके माइंड में एक डाउट रहता है, इज इट पॉसिबल टू क्रैक द नीट अगर हमने अब स्टार्ट किया। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अगर आप कभी भी स्टार्ट करते हो ना, तो कभी भी आप लेट नहीं होते। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो हमारा नीट 2024 का जो पेपर है वो कब होने वाला है, पहले आपको पता तो होगा ना, तभी आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो जो नीट 2024 का जो एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड डेट क्या, जो श्योरिटी मान के चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगी, तो और वो भी संडे के दिन होगी। ठीक है, तो वो 7 या 8 के अराउंड पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इस मंथ से अगर टाइम काउंट करता हूं, तो सितंबर से लेके अप्रैल तक आपके पास टाइम है अप्रोक्स 8 महीने। ठीक है, अगर ये आपके पास 8 मंथ है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको सिलेबस 8 मंथ में कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं। ठीक है, 8 मंथ है, बट ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, देखने के लिए है। जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास मुश्किल से 4 से 5 मंथ है, सिर्फ 4 से 5 मंथ। ठीक है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको पहले और अपना फिक्स योर टारगेट एंड रैंक। देखो, आपको जब तक आप कहीं जाने वाले हैं, ठीक है, आपको अपना टारगेट नहीं पता होगा, रैंक नहीं पता होगा, तो कैसे मिलेगा। ठीक है, मान लो आपको कोलकाता जाना है। ठीक है, जब तक आपको कोलकाता का डायरेक्शन या फिर रूट नहीं पता होगा, आप कोलकाता पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो अगर जब तक आप अपना स्कोर डिसाइड नहीं करोगे, मुझे इतना चाहिए तो चाहिए किसी भी हालात में, ठीक है, या फिर रैंक, तो अपना स्कोर मिनिमम देखो मैं बता देता हूँ, 612 लेके चलिएगा, 615, क्योंकि जो इस साल गया वो 612 गया था हमारा फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा अगर काउंसलिंग की होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम तो आप यार 700 तो ला ही सकते हो, कोई दिक्कत, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम में लिमिट जरूर है 615। इसके लिए आपको बायोलॉजी में 350 लाने ही लाने हैं, और केमिस्ट्री में 150 प्लस लेके चलिएगा, और फिजिक्स में 140 प्लस लेके चलेंगे। जब आप इतना स्कोर लाएंगे तो आराम से आपके 615 प्लस हो जाएंगे, और आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली श्योर एडमिशन पक्का ही है। ठीक है, देखो, पहले हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए कैसे उस चीज़ को अप्रोच करें, पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, डायरेक्शन, जो रूट की बात हुई थी। ठीक है, डायरेक्शन और रूट क्या है इसमें। पहले तो बच्चे जो अभी फ्रेशर होंगे, जो 12 से ड्रॉपर लिया होगा या फिर जो 12 में, उनके माइंड में एक ख्याल होगा, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि देखो, न्यू एनसीईआरटी में 79 चैप्टर हैं और वहीं ओल्ड एनसीईआरटी में 96 चैप्टर हैं। ठीक है, पर मेरा एक मानना है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जो आपने एनसीईआरटी देखी होगी, ओल्ड एनसीईआरटी में जितना भी पोर्शन कट हुआ है वो सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन था, और वहां से अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम होते थे। ठीक है, तो मेरा मानना ये, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पहले आप न्यू एनसीईआरटी के बाद जितना भी ओल्ड पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वो बिल्कुल घोर के पी जाओ, स्पेशली बायो की एनसीईआरटी बोलूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी घोल के पीने का मतलब है आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन होनी चाहिए, अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल हिल जाना चाहिए आपसे, ये नहीं ना हिले। ठीक है, तो आप पहले न्यू एनसीईआरटी कीजिए, देन ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ कीजिए, करिएगा। आप ये मत कीजिए ओल्ड एनसीईआरटी आप बिल्कुल भी छोड़ दो, नहीं तो आपके पेपर में तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा एक ही सजेशन है, मैंने लिख भी रखा है, बट आई सजेस्ट यू शुड इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर करने, फिर आपको ओल्ड बुक यानी जो ओल्ड एनसीईआरटी है बायो की या फिर जो भी है वो पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, बायो में आपको लिए मैं वेटेज लेके आया हूँ। देखो, क्योंकि काफी बच्चे आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लोगे, पुरानी एनसीईआरटी छोड़ दोगे, तो मैं आपको एक वेटेज दिखा देता हूँ, थोड़ा बायो का वेटेज कैसा कैसा था। तो इसमें आप देख लो, जेनेटिक और इवोल्यूशन में आराम से 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें काफी पोर्शन कट हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 13 क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में 10 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखा जाए तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और हेल्थ से 5 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी से 8, एनिमल किंगडम से 3 से 4, और प्लांट डाइवर्सिटी से 7, वहीं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 बोल सकते हैं इसको, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से 3, प्लांट रिप्रोडक्शन से 5, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से 2, मॉर्फोलॉजी से 4। ठीक है, आप ये वेटेज देख लो, क्योंकि जो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फिर यार पता ही है, वहां से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कट गया है। ठीक है,
एनिमल हस्बेंड्री से एक क्वेश्चन तो श्योरिटी है, और ये 2, और ये बायोलॉजी से एक, और वहीं से बायोमोलिकुल से 2 क्वेश्चन आते हैं। वो कभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट पूछ लेता है, या फिर वो एंजाइम में चला जाता है, या फिर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल पूछ लेता है। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको वेटेज बताया। ये वेटेज इसलिए बताया क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन है, न्यू एनसीईआरटी पढ़े या ओल्ड एनसीईआरटी, तो आप इस वेटेज के हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, पर मेरा सजेशन एक ही, आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िएगा, बायो में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बात आती है हम फॉर कैसे कैसे करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो हमें पता लग गया ये वाले चैप्टर आने वाले हैं, तो हम करें कैसे, इनको अप्रोच कैसे करें। ठीक है, इसके लिए आप देखो सिंपल से आप एक डेली टारगेट डिसाइड करेंगे। डेली टारगेट डिसाइड कैसे करते हैं, सोने से पहले आप अगर आज सोने जा रहे हो तो कल क्या क्या पढ़ना है तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अपना टारगेट देखो, बायो में ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये। ठीक है, तो ये आप टारगेट डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, देन टॉन सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब ये है, अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपको वही आज से लेके जब तक नीट का पेपर नहीं होता है तब तक वही रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, ये नहीं अगर आप आज आकाश के पैकेज पढ़ रहे हो, कल आप एलन के पढ़ो, परसों आप रेजोनेंस के पढ़ो, फिर न्यू लाइट के पढ़ लो, या फिर जो भी आपके आसपास कोचिंग है उसके पढ़ लो। नहीं, अगर आप आज किसी एक टीचर को पकड़ा है तो इसको पकड़ के रखना है, कब तक, नीट का पेपर ना हो तब तक। ठीक है, और यही है हमारे इंप्रूव, आपको पता ही होगा वीक पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हम आगे बात करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, कैसे क्या। पहली बात आप एक चीज समझ लो, जो आपने शुरू में देखे थे हमारे पास अप्रोक्स कितने थे, 8 मंथ। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2024 में, अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपका सिलेबस एंड विद जनवरी की एंड में आपका सिलेबस कंपलसरी है, खत्म हो जाना चाहिए। तो आपके पास कितना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 4 से 5 मंथ है, जो मैंने आपको बोले भी थे पहले। ठीक है, और जब आपका सिलेबस एंड ऑफ जनवरी में खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे, 2 चैप्टर 2 डे फॉर ईच चैप्टर। आप हर चैप्टर को एक दिन दें, चाहे वो फिजिक्स का चैप्टर हो, चाहे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप एक चैप्टर पर डे दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी है 2 चैप्टर रिवीजन डेली। डेली का मतलब रिवीजन क्या है, जैसे मान लो अगर मैंने आज प्लांट किंगडम पढ़ लिया, ठीक है, आज अच्छे से प्लांट किंगडम पढ़ा, याद हो गया। अगर मान लो कल मैंने डिसाइड किया सोने से पहले मुझे मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, या फिर हम मॉर्फोलॉजी ले मानते हैं। ठीक है, अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले जो हमने प्लांट किंगडम कल पढ़ा था, तो उसको हमें 20 से 30 मिनट में पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, और ये रिवीजन डेली करना है, तब तक करना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए और नीट का पेपर ना हो जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और बायो के आपको 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने, केमिस्ट्री के 70 से 80 लगाने, और फिजिक्स के 50 लगा लो, इनफ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो भी आप एमसीक्यू करें वो इन राइट डायरेक्शन करें और गुड क्वेश्चन ही करें। राइट डायरेक्शन गुड क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखो अगर मान लो आप लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है लॉज ऑफ मोशन में कितना वेटेज है। मान लो 2 क्वेश्चन आएंगे और आप 1 महीने से क्वेश्चन करे जा रहे हैं, आप कहीं वेक्टर के क्वेश्चन पे फंस गए या फिर डबल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पे फंस गए, करे जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में करें और गुड क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन ही करें, एनसीईआरटी बेस करें और सॉल्व क्वेश्चन करें। ये सॉल्व क्वेश्चन उनके लिए है जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू करें, ये तो बताइए पीवाईक्यू तो करनी ही करनी है। ठीक है, और आपको बैकलॉग नहीं करना है किसी भी हालात में। अगर बाई चांस आपका बैकलॉग हो जाता है, अगर आप कोचिंग जाते हो ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर रेगुलर कहीं भी जाते हो, ठीक है, अगर आपका किसी भी चैप्टर का बैकलॉग हो गया तो उसके लिए डाउट क्लियर करना ही करना है। कैसे करना है, आप 1 शॉट वीडियो देख लो, यूट्यूब से देख लो, टीचर से देख लो, या फिर जहाँ कोचिंग से आप पढ़ रहे हो वहाँ का रिकॉर्डिंग मटेरियल होगा जो भी हो लैब में, वो देख लो 1 शॉट वीडियो स्पीड में तेज। उसके बाद पीवाईक्यू और न्यू क्वेश्चन लगाओ, काम खत्म, बैकलॉग खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं देना उस चीज़ को, बैकलॉग हुआ है। ठीक है, और जिन बच्चों के वीक चैप्टर हैं भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है, जब तक आपने वीक चैप्टर दूर नहीं करोगे तब तक बेकार है। ठीक है, वीक चैप्टर का वो सिंपल सा फंडा है, चैप्टर देखो, फिर उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, थोड़ली पढ़ो, क्यों है कैसे है पता लगना चाहिए, फिर पीवाईक्यू लगाओ, फिर न्यू क्वेश्चन लगाओ। जब आप ये चीज़ कर लोगे ना कोऑर्डिनेशन में, आप 4 चीज़ करोगे, पहले लेक्चर देखोगे, ठीक है, लेक्चर देने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो काफ़ी समझ आएगा, फिर पीवाईक्यू करोगे तो उससे आपको पता लगेगा किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है एनसीईआरटी। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो या फिर आप पेपर स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो तो हमेशा एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो जो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है अगला बंदा। ठीक है, जब आपको अगले बंदे का माइंड पता होगा ना, ये बंदा इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा तो आप वैसे ही आंसर दोगे। ठीक है, और वैसे ही एनसीईआरटी को पढ़ोगे। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन लगाओगे, चैप्टर वाइज हो जाएगा। ठीक है, वर्क अपॉन योर वीक पॉइंट और सिली मिस्टेक पे तो करोगे यार। ठीक है, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आप 3 टाइप के होंगे, एक तो फ्रेशर होंगे, ठीक है, ये बात मानते हो आप, फ्रेशर यानी 12th में होंगे, या फिर एक ड्रॉप लिया होगा, मतलब आपने पिछली साल 12th कर लिया होगा, या फिर आपसे एक से ज़्यादा ड्रॉपर होंगे। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो ये देखो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, आपको हार्ड वर्क के साथ ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आप फ्रेशर हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्लियर योर बेसिक चैप्टर, जितने भी आपके बेसिक चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से क्लियर करने, रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, क्योंकि देखो आप फ्रेशर है तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, जैसे ड्रॉपर को पता होगा वीकनेस क्या है। ठीक है,
क्योंकि देखो आप फ्रेशर हो तो आपको वीक पॉइंट नहीं पता होंगे, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, और उस पर वर्क करना है, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको देखो आपको सारा पता है, आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा वीक चैप्टर है, कौन सी सिली मिस्टेक है, आपको सिर्फ उसको अच्छे से पॉलिश करना है और उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपने वीक पॉइंट पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और पॉलिशिंग करने की, और अटेम्प्ट करें मोर एंड मोर क्वेश्चन और इम्प्रूव करें अपनी सिली मिस्टेक को, ठीक है। अगर आप 2 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं तो आपको पता ही होगा कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा क्या है। तो आपको देखो आपकी ज़्यादातर, अगर आप 2 से ज़्यादा ड्रॉपर होगे तो आपकी सिली मिस्टेक हो जाती होंगी, तो आप 20 से 30 क्वेश्चन से पिछड़ जाते होगे हमेशा सिलेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए आप अपनी जितनी भी सिली मिस्टेक है उन पे इम्प्रूव करने की कोशिश करें बार बार, और जितना भी हो सके आप मल्टीप्लाई मतलब MCQ लगाने की क्वेश्चन करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन मटेरियल पढ़ने पर, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स में कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, फिजिक्स के लिए वैसे मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, आप वो देख सकते हैं, नहीं तो इसमें भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। आपको फिजिक्स में सबसे पहले NCERT पर नहीं कूदना है, आपको सबसे पहले एक लेक्चर देखना है, जहाँ से भी आप देखते हो, चाहे आप टीचर से पढ़ते हो उसको फॉलो करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद उसको मल्टीपल पढ़ना है, मल्टीपल पढ़ने का मतलब है 4 से 5 बार पढ़ना है, तो वो नोट्स हमारे माइंड में सेट हो जाए। सेट होने के बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, देन यूज फार्मूला शीट, ये बनाना है, मेक फार्मूला शीट, ठीक है। फार्मूला शीट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर अभी तो आप सारे नोट्स और सब कुछ पढ़ोगे, अगर जैसे पेपर पास होगा ना तो वैसे ही लेंथी सिलेबस होता जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होगा और इतना इनफ टाइम नहीं होगा आप पर हर चैप्टर आप थॉरली पढ़ सको। तो उस टाइम पर आप जो फैक्ट शीट बनाओगे ना या फिर फार्मूला शीट, वही काम आएगी। और मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ 22 से 23 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं फार्मूला बेस। अगर 22 क्वेश्चन भी आ गए तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट 88 क्वेश्चन आपके सिर्फ फार्मूला बेस से ही आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं फार्मूला बेस बोल रहा हूँ। NCERT फिर उसके बाद अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आप DC पांडे और एक ओसवाल की बुक आती है, उसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए, उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। SC वर्मा ना आप प्रेफर कीजिए क्योंकि उसमें हाई लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, नहीं होंगे तो आप दुखी होंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री की मैंने वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की सेपरेट वीडियो बनाई है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री देखो 3 टाइप की होगी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, 3 टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हर फिजिकल को भी एक महीने आप हर पार्ट को दे सकते हैं। तो इसका करने का क्या वही है आपको देखो, फिजिकल के लिए आप लेक्चर देखोगे, नोट मेकिंग बनाओगे, ठीक है। फिर उसके MCQ और PYQ लगाओगे, जो नोट्स मेकिंग की है आपने, जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, उसको आप मल्टीपल रिवाइज करोगे ताकि वो माइंड में सेट हो जाए, और लास्ट में फार्मूला शीट बनाओगे लाइक फिजिक्स की तरह। ये फिजिकल के लिए है, ठीक है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, आप हर चैप्टर देखिएगा किसी भी टीचर से, ठीक है, जिससे आप पढ़ते हो, जो भी अच्छा लगता हो, ठीक है। और बाकी का आप NCERT पढ़िएगा बार बार, ठीक है। यही हमारी बुक इन केमिस्ट्री। NCERT तो मस्ट है हमारी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक के लिए। फिर नोट्स हमारे बना लीजिए, किसके बनाने, जो मैकेनिज्म आपको समझ नहीं आते उनके लिए, और ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हमारे ऑर्गेनिक के लिए। और आप चाहो तो बुक ये ले सकते हो, हमारी बालाजी है, इसमें PYQ दे रखे हैं और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी के लिए तो सिंपल है यार, वही है जो मैंने बताया। आप देखो काफ़ी बच्चे काफ़ी बायोलॉजी में आप डायरेक्ट NCERT पे आ जाते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा NCERT पे ना आइए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा। ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, ड्रॉपर तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर फ्रेशर हो तो आपको एक लेक्चर देखना है फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखो अगर आप जेनेटिक पढ़ते हो ना, आप NCERT में पढ़ लोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। वही चीज़ अगर कोई टीचर पढ़ाएगा, काफ़ी चीज़ बताएगा, कंसेप्ट बताएगा, तो आपको कुछ समझ आएगा और आप कुछ नई चीज़ समझोगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप एक लेक्चर जरूर देखिएगा, देन नोट्स बनाइएगा। नोट्स कहाँ बनाने, वो भी NCERT अगर मान लो ये NCERT है और इसके साइड में एक स्टिकी नोट बना लो। इसके नोट्स अलग से नहीं बनाने, आई रिपीट, इसके नोट्स अलग से नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने, इसका रीज़न देता हूँ। अगर मान लो जैसे पेपर का टाइम आने वाला है और आपको रिवाइज कर रहे हो, तो आपको वही प्रॉब्लम आएगी जो फिजिक्स में आ रही थी, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आएगा नोट्स पढ़ें या PYQ करें या फिर NCERT पढ़ें। तो इसका एक ही फंडा है, जब आप NCERT पढ़ते हो तो साइड में जो स्टिकी नोट है उसको वहीं भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बार बार इधर उधर पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आप रीड NCERT करें, मल्टीपल टाइम में जितना हो सके उतना पढ़ते रहें, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, यूज फार्मूला शीट। इसमें फार्मूला शीट किसकी बनानी, साइंटिस्ट की नेम, कब कौन सा इवेंट हुआ था, ठीक है, और ऑक्सीजन कब डिस्कवर्ड हुई थी, प्लांट फिजियोलॉजी में आता है, ठीक है। कब हमारा पॉल्यूशन एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, ये काफ़ी चीज़ें उनके आप इवेंट की फार्मूला शीट बना सकते हो, और साइंटिफिक की नेम वगैरह, और रिवाइज अगेन एंड अगेन, ठीक है। कम से कम आपकी 20 से 25 बार NCERT बायो की पढ़ी होनी चाहिए बिफोर द नीट, वो भी ओल्ड प्लस न्यू दोनों NCERT पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। ओल्ड पढ़ो तो अच्छी बात है, ये देखो वो ये NCERT पढ़ी है, PYQ प्लस न्यू चैप्टर प्लस। इसके लिए आप बायो के लिए अगर बहुत सारे क्वेश्चन करने, वैसे बहुत सारा मटेरियल आजकल कहीं से भी ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आप MTG बुक ले लो, और नहीं तो आप एक रेलिवेंट वाले क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, ठीक है।
अगर ज़्यादा अगर आपको नहीं मिले तो आप बताना, मैं टेलीग्राम पर रेलिवेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये होगा कैसे, जो मैंने बता तो दिया फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना, पर ये होगा कैसे, ठीक है। इसको करने के लिए आप देखो वही है जो मैंने आपको बताया था, बिफोर द स्लीप, सोने से पहले टाइम टेबल अपना बनाना, हमारा बायो में ये पढ़ना है, कल केमिस्ट्री में ये, फिजिक्स में ये, ठीक है, ये डिसाइड करना है बिफोर द स्लीप, ठीक है। और कभी भी अपना टाइम टेबल को रफ मत बना लेना धोखे से, आज मैं ये चैप्टर कर दूंगा, मतलब 3 चैप्टर फिजिक्स के रख लिए, 2 चैप्टर बायो के, 2 चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मतलब ठीक है, तो फिर आपसे एक भी चैप्टर नहीं होंगे, ठीक है, आप डिमोटिवेट और हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे और हो जाओगे, ठीक है। आप हल्का टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, और अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। क्यों? अगर सिलेक्शन लेना है 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज में तो, ठीक है। और स्लीप हैबिट अपनी प्रॉपर बनाना, क्योंकि देखो आप जितना सोगे, माइंड को रिलैक्स लोगे, उतनी ही आपकी माइंड की एफिकेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और डिपेंड ऑन योर स्टडी हैबिट, ये मैं नहीं बोलूँगा आप नाइट में पढ़ो या दिन में पढ़ो, जब भी आप सोते हो जो आपको सही टाइम लगता है उसके हिसाब से पढ़िएगा, डे और नाइट। तो मैं तो नाइट में पढ़ता था, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, जिस हिसाब से बस 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी बनानी है, ठीक है। और इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट करने हैं, और सोने से पहले तीनों टाइम टेबल बनाना है, तीनों सब्जेक्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया था, रिवाइज लास्ट डे, जो हमने कल पढ़ा था, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले जो कल पढ़ा था वो हमें रिवाइज जरूर करना है, और मस्ट करना है, और किसी भी हालात में रिवीजन जरूर करना है। और 30 से 40 मिनट हमारे नोट्स पर रिवाइज करेंगे। 30 से 40 मिनट अगर आप रिवाइज करते तो एक दिन ये आएगा, अगर आप डेली रिवाइज करते वो चैप्टर आपका 5 से 6 मिनट में खत्म होने लगेगा, अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो, ठीक है। फिर 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो विद OMR, ताकि आपकी 30 मिनट क्या करो, एनालाइज कर सको, ठीक है। जो भी मैंने जो टाइम टेबल बताया इसके लिए आपको देखो सिंपल सी बात है, पहली बात आप कैसे फॉलो करोगे, फॉलो करने के लिए आपका माइंड स्टेबल चाहिए। माइंड स्टेबल कब होगा? आप जब प्रॉपर स्लीप लोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसके लिए फोकस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो 10 से 15 मिनट। मेडिटेशन करने में कुछ नहीं आता, आपको 10-15 मिनट सिर्फ आंख बंद करके बैठना है और केंद्रित करना है एक चीज को, ठीक है। मेडिटेशन करने से आपका माइंड काफी स्टेबल एंड रिलैक्स होगा, तो और उसकी एफिकेसी भी उतनी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सरसाइज मस्ट करें, ठीक है। और क्या है, रिकॉल विदाउट नोट्स, जो भी आप न्यू पढ़ते हो तो उस पर हाथ रख के उसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो माइंड जल्दी जल्दी काम करेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये बता दे रहा हूँ, हर वीक में आपको एक टेस्ट पेपर देना ही देना है। टेस्ट पेपर देने का मतलब ये है, ये नहीं टेस्ट पेपर दिया और फेंक दिया, नहीं, उसको एनालाइज जरूर करना है। आई रिपीट, उसको एनालाइज जरूर करना है, ताकि उससे आपकी मिस्टेक पता लगे। जब भी आप टेस्ट देके आओ, उसको एनालाइज करते टाइम अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी आप वो क्वेश्चन पकड़ो या देखो तो वो गलती अगेन ना करो। एनालाइज करना है कहाँ और क्यों कैसे गलत हुआ, सिली मिस्टेक हुई है तो उस पर ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो आपको दोबारा एनसीईआरटी या नोट को रेफर करना है, वहाँ जाके ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है वो देखना है हमें अच्छे से, ठीक है। और ड्यूरिंग द स्टडी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। नो फ्रेंड एंड रिलेशनशिप, देखो अगर आप पढ़ते टाइम अगर मोबाइल यूज करोगे ना, तो आप 20 मिनट पढ़ोगे, 40 मिनट मोबाइल चलोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। और यही है लास्ट में, नो सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब एंड इंस्टा, क्योंकि अब वही वाली बात है, आप ज़्यादा रील देखोगे, ठीक है। और कॉल वगैरह आ गया है और चैटिंग वगैरह में लग जाओगे, व्हाट्सएप या फिर इंस्टा, अगर आपकी रिलेशनशिप में तो उससे बात करने लगोगे। नो फ्रेंड नो सर्कल, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। ये मेरा डिटेल वीडियो था 2024 की नीट के बारे में। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, पर मैं क्या कर सकता हूँ, सारा डिटेल कवर करना था, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल, बायो या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, कहाँ से लगाने कैसे लगाने, कोई भी हो, आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं मेरे ग्रुप में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी का मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।